Pakistani nation has once and for all decided. अगर हमें करने में कोशिश की तो हम आपकी टीम से ही बजा दें। मैं डरता नहीं हूँ। जिंदाबाद पाकिस्तान बाइंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम। आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। भारत की बढ़ती हुई जारहाना सिफारतकारी पाकिस्तान को न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी दुनिया में तन्हा कर रही है। भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए और अमेरिका से दो टोक बात करने के लिए पाकिस्तान को ठोस सिफारतकारी की अशद जरूरत है। बदलते हुए आलमी हालात में पाकिस्तान के लिए बैरूनी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। दाखिली तौर पे क्या सिविल मिलिट्री क़यादत मुत्तहिद है, सवाल करेंगे प्रोग्राम में। दावों के बरक्स रमजान में महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर है। हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम क्यों हुई है, बताएंगे आपको प्रोग्राम में। और तौकीर निस्वा के मामले पर पार्लियामेंट मुत्तहिद नजर आई। अच्छी बात है, लेकिन गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल के खिलाफ कानून साजी के लिए आज तक पार्लियामेंट मुत्तहिद क्यों ना हो पाई, ये सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। जी और अब बढ़ते हैं अपनी आज की बिग स्टोरी की जानिब। भारत की जारहाना सिफारतकारी की वजह से नजर यही आता है कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी दुनिया में तन्हा होता जा रहा है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और तूफानी दौरे पर थे। इससे पहले आपको याद होगा कि वो ईरान भी जा चुके हैं। चाबहार के सिलसिले में अफगानिस्तान वो जा चुके हैं, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती डैम का इफ्तिताह किया। उसके बाद वो कतर गए, जहां पर उन्होंने तवानाई मंसूबों और दिफाई मंसूबों का आगाज किया। और अब वो अमेरिका में हैं, न सिर्फ न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में शिरकत के लिए बल्कि और भी बहुत सारे मुआहिदे करने के लिए। और अमेरिका जाके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाम लिए बगैर दहशतगर्दी के इल्जामात भी लगाए। भारत की बढ़ती हुई जारहाना सिफारतकारी किस तरह से न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में इक्तदार पर बराजमान हुए तो पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की राह पर चल रहा था। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर एंट्री दी तो मोदी की फुर्तियों ने पाकिस्तान दफ्तर खारजा का बोझ उठाए कमजोर और नातवा कंधों को संभलने का मौका ही न दिया। जब तक हमारे दफ्तर खारजा के बाबुओं को होश आया, मोदी साहब ईरान के साथ चाबहार का चमत्कार और अफगानिस्तान के साथ अफगान पार्लियामेंट की तामीर और पाक अफगान दोस्ती डैम का इफ्तिताह करके अशरफ गनी को बगल बच्चा बनाकर न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में शमूलियत के लिए अमरीकी हिमायत का परवाना ले चुके। चांकियाई जहन के मोदी साहब ने मुंह में राम राम करते हुए बगल की छुरी से पाकिस्तान को जख्मी और दुनिया में तन्हा करने की ठानी तो अमेरिका में भी पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगला कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को अपनी तकरीर हल्फ बर्दारी में मदऊ करने और अचानक पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ से मुलाकात के खैर सगाली तासुर की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी भी भारत को एक आंख न भाई।
तो कुलभूषण यादव जैसे एजेंट्स और अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों को एक्टिव करके इसे सबूताज करने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। अमेरिका में दहशतगर्दी पर लंबे भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी का खित्ते की सलामती को खतरे से दो चार करने के लिए किरदार इतना घिनौना और मकरूह है कि अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को सोचकर अपने दामन में झांकें तो शायद शर्म से सर ही न उठा सके। मगर खैर, गैरों से क्या गिला। पाकिस्तान दफ्तर खारजा का अपना किरदार भी काबिल जिक्र नहीं। उन्हें तब होश आया जब पाकिस्तान दुनिया भर में सिफारती तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। सिफारती बाबुओं को अब होश आया कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शिरकत पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। सवाल ये है कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा अब तक ख्वाब खरगोश के मजे क्यों लूटता रहा? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इतनी कंफ्यूज्ड क्यों रही? पाकिस्तान का दफ्तर खारजा वजीर खारजा के बगैर कैसे चलाया जा रहा है? पाकिस्तान दफ्तर खारजा के पास नरेंद्र मोदी के लिए काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? पाकिस्तान खित्ते और आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं बयान कर पा रहा और मतलूबा हिमायत हासिल करने में क्यों नाकाम है? F-16 हम हासिल न कर पाए, अमरीकी इमदाद से हम महरूम किए जा रहे हैं, अफगानिस्तान हमें अपना दुश्मन समझने लगा, ईरान पाकिस्तान को टेढ़ी नजरों से देख रहा है, अमरीकियों के लिए हम मशकूक हैं, आलमी सतह पर स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के इल्जामात हमारे सर आ गए। सवाल वही, दफ्तर खारजा बताए ये कसूर किसका है? कसूर किसका है, यही सवालात लेके चलेंगे हम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर शेर रहमान साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर शेर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने भी नजर रखी होगी कि नरेंद्र मोदी की किस तरह से न सिर्फ खित्ते में बल्कि अमेरिका में भी जारहाना सिफारतकारी जारी है और लग ये रहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। शेरी साहिबा, आप क्या समझती हैं कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है? जी गरीदा, शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ये एक गलती होती तो इसको गिनाते हम, लेकिन कोई 2 साल से बार बार हम अंदिया दे रहे हैं, हम जैसे लोग तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि देखिए एक स्ट्रेटेजिक तूफान आने वाला है खित्ते में। हालात अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक बहुत संगीन हैं, क्रिटिकल इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बिजनेस एज यूजुअल या खारजा पॉलिसी को ऑटो पायलट पर छोड़कर नहीं चल सकते। ये भी बार बार वार्न किया, आज तो किसी और प्रोग्राम में पुरानी वार्निंग्स भी चलाई हैं कि हम इस वक्त बगैर खारजा वजीर के किस स्ट्रेटेजिक गूमगू की कैफियत में हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या हमारी कोई पॉलिसी खारजा सामने आती है या खित्ते के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से, या आप अमेरिका की बात कर लें जो आपका नॉन नेटो एलाय है, उनके साथ भी आपने वॉशिंगटन में किस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है? आपने पाकिस्तान पहली दफा हमारी 30-40 साल तारीख में वॉशिंगटन में शेरी साहिबा, अगर अमेरिका की ही बात कर ली जाए तो कल एक आला सतह का अमेरिकी वक्त पाकिस्तान आ रहा है। ड्रोन हमलों पे बात करनी है, F-16 पे बात करनी है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पे बात करनी है। अमेरिका भारत की पींगें जो बढ़ी हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान को इस पे तशवीश है, होनी भी चाहिए, उस पे बात करनी है। बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत है, उस पे बात करनी है। इतने सारे मामलात हैं, तो आप बताइए कि कल पाकिस्तान को किस तरह से बात करनी चाहिए? देखिए, साफ और बगैर तल्ख हुए, बगैर जारहाना अल्फाज इस्तेमाल किए हुए आप अपनी कहानी, अपना कौमी बयानिया बिल्कुल आराम से उनको समझा सकते हैं और वो इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो आपके सर पे से पानी गुजर गया। आपने ये कहना होगा कि देखिए आपने हिंदुस्तान को मिसाइल कंट्रोल रेजीम में ले लिया, अब वो ड्रोन्स खरीद सकते हैं, अब वो बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। आप उस वक्त बिल्कुल एक एसिमेट्रिकल इक्वेशन में आ गए हैं। जहां तक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात है, इसकी बहुत कम बात की जाती है, ना कभी जो खित्ते में इसका अदम तवाजुन होगा इसकी भी डिस्कशन। अब जब पानी सर पे गुजर गया है तो हम वफद के साथ क्या बात करेंगे? जी सबको पता है कि हमारी कोई इस वक्त खारजा पॉलिसी नहीं है। अब एकदम गुस्सा या उम्मीद, इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान रास्ता निकालना है। लेकिन
ना गुस्सा ना उम्मीद, दोनों ये पॉलिसी नहीं कहलाए जाते, ना प्लान कहलाया जाता है। मंसूबाबंदी यहाँ कहीं नहीं होती। एक छोटे से कमरे बंद में बात, कोई जो भी दो लोग मिलते हैं, आर्मी चीफ को बुला लिया जाता है और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलके फारिग कर देते हैं, एक रिवायती सा स्टेटमेंट इशू। देखिए, ऐसे नहीं फॉरेन पॉलिसी चलाई जाती, खास तौर में एक हसास और मुश्किल खित्ते में, जबकि इतना ट्रांजिशन आपके इर्द गिर्द हो रहा है। मोदी तो एक तरफ है, आप अफगानिस्तान से देखिएगा क्या और तूफान आते हैं, और ईरान की तरफ से भी आपने मुल्ला मंसूर को देखा कि वो वहां से भी आए हैं, उस दिन भी आपने, और आप सिवाय अपॉर्चुनिटीज लूज करने के कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसा, कौन सी क्राइसिस आ गई कि आप यहां तक पहुंच गए? मैं आपको बता सकती हूं कि ये आने वाली थी, क्योंकि आप सिर्फ रिवायती मीटिंग हैंडशेक में खुश होके कोई डेप्थ में नहीं जाते। कोई कौन पढ़ रहा है कि टेलीग्राम्स जो आते हैं बड़ी एम्बेसी से, वॉशिंगटन से, कौन आगे उसको पुश कर रहा है? सबको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर की, और पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, तो आप वो इश्यूज तो पीएम के टेबल पे पहुंचा तक नहीं सकते हैं। उनके मसाइल और हैं, उनके मसले और हैं, वो पोर्टफोलियो भी लेके रखे बिल्कुल ठीक, दो लोग सारा मुल्क चला रहे हैं, ऐसे तो नहीं काम चल सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहर रहमान साहबा कह रही थी कि ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान हर तरफ से तूफानों में घिरा है और पाकिस्तान इस वक्त गुस्से और उम्मीद की कैफियत के दरमियान है। और शहरी साहिबा भी इस बात की निशानदही कर रही थी कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दरमियान ताल्लुकात और मुलाकातें कैसी हैं। तो इसी इशू को डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि बदलते हुए आलमी हालात के तनाजुर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस नहज पे हैं, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, एक तरफ भारत खित्ते में, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना सिफारतकारी में मुलव्वस है। पाकिस्तान के नेबर्स को, पाकिस्तान के हमसायों को, पाकिस्तान के दोस्तों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है मुसलसल भारत, और अमेरिका से भी मुसलसल अपनी पींगें बढ़ा रहा है। और अभी हालिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, उसमें शिरकत भारत की तकरीबन यकीनी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मुकम्मल सपोर्ट नरेंद्र मोदी के इस दौरे में भारत के पलड़े में डाल दी है। पाकिस्तान भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की शमूलियत न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में नहीं होती और भारत इसमें शिरकत कर लेता है तो खित्ते में ताकत का अदम तवाजुन क्रिएट हो जाएगा। ये तो पाकिस्तान के खित्ते के और आलमी हालात हैं। और पाकिस्तान के अंदर के हालात ये हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपनी हार्ट सर्जरी की वजह से अलील हैं, कुछ छुट्टियों पर हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, और पाकिस्तान के मामलात को, हुकूमती मामलात को उनकी अदम मौजूदगी में काबीना चला रही है। ऐसे में एक इजलास होता है GHQ में, जहां पाकिस्तान के दाखिली और खारिजी उमूर ज़ेर बहस आते हैं और पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत GHQ में मौजूद होती है। बज़ाहिर ये बहुत अच्छा जेस्चर है और नजर आता है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत एक सफ़े पर मौजूद है, लेकिन क्या वाकई हकीकतन ऐसा है? पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत बनते ही सबसे अहम मौजू होता है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। मौजूदा नवाज हुकूमत के माजी के ट्रैक रिकॉर्ड की बिना पर तज्जियाकारों के लिए इस दौरे हुकूमत में भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात सबसे ज्यादा दिलचस्प मौजूए गुफ्तगू रहा है। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ के दिल के ECG की रिपोर्ट्स तो बेहतरी की नवीद सुना रही हैं, मगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की ECG मुमकिन होती और सियासियात का कोई भी डॉक्टर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की ऐसी रिपोर्ट्स देखता तो वाज़े खराबी की खबर सुनाता। नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने तो माजी के खराब तजुर्बों की बुनियाद पर आर्मी चीफ का इंतखाब उनके लिए खासा अहम फैसला था। इस बार मियां साहब की निगाह इंतखाब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर मौजूद जनरल राहील शरीफ पर ठहरी, जिनका शानदार फौजी रिकॉर्ड और खानदान में मौजूद 2 निशाने हैदर का वर्सा इक़्तिदार और रिवायत की पाबंदी का अकास था।
शाहीन शरीफ के सर पर मुसल्लह अफवाज की सरबराही का हुमा सजा तो बज़ाहिर यही महसूस किया जा रहा था कि दो शरीफों की खूब निभेगी और इस बार कयास आराइयां थम जाएंगी। मगर रफ्ता रफ्ता राय का फर्क वाज़ेह होने लगा। 2013 में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात और रियासती उमूर में अस्करी क़यादत के किरदार को महदूद करने के लिए खासे पुरअज़्म थे। उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी की बतौर वज़ीर-ए-आज़म हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की तो इसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अस्करी हलकों में अच्छी नज़र से ना देखा गया। मकामी सहाफ़ी पर कातिलाना हमले के बाद जिसका इल्जाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर आयद किया गया, वज़ीर-ए-आज़म सहाफ़ी की अयादत को अस्पताल पहुंचे तो आर्मी चीफ की जानिब से ISI हेडक्वार्टर का दौरा दोनों शख्सियात की तरजीहात और मौक़िफ़ के फ़र्क की वजाहत कर रहा था। ताल्लुकात की रेल हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने के इक़दाम ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को मज़ीद तशवीश बख्शी। रहे सहे ताल्लुकात का धड़न तख्ता सियासी जमातों की जानिब से इस्लामाबाद में दिए गए धरनों ने कर दिया। मुख्तलिफ हलकों में ये सोच पनपने लगी कि इस सारे अमल में फौज पेश पेश है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आर्मी चीफ को मामले में सालिसी का किरदार अदा करने के मामले पर भी खूब लेदे हुई। धरना कायदीन आर्मी चीफ से मुलाकात करने गए तो एक बार यूँ लगा कि मामलात हुकूमत के हाथ से फिसलने लगे हैं और शायद मामलात को संभाला देने के लिए फौज को एक बार ऐवान की गुलाम गर्दिश में कूदना पड़ेगा। मगर आर्मी चीफ की जानिब से नॉट इंटरेस्टेड के तर्ज अमल ने डामाडोल सियासी कश्ती को तवाज़ुन फराहम कर दिया। धरनों का मामला खत्म हुआ तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के बयान ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। बाद में हुकूमत की जानिब से इसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार देते हुए उन्हें वफाकी वजीर के ओहदे से हटा दिया गया। तालिबान के साथ मुज़ाकरात या इनके खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की खलीज उस वक्त वाज़ेह हुई जब फौज ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया, जिसे बाद में हुकूमत की जानिब से मजबूरन ओन किया गया। सानेहा पेशावर ने सूरत हाल को मजीद मुश्किल बना दिया। आर्मी कोर्ट्स की मंजूरी और नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी ने भी मुल्की उमूर पर सियासी क़यादत की गिरफ्त को कमजोर किया। ताल्लुकात में एक बार फिर तनाव उस वक्त देखने में आया जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रेस रिलीज में मिलिट्री क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल के हवाले से हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सानेहा गुलशन इकबाल के बाद शुरू होने वाला पंजाब ऑपरेशन भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए एक निश्तर साबित हुआ। मुल्क में पनामा का हंगामा उतरा तो पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ गया। ऑपोजिशन के बढ़ते मुतालिबात और हुकूमत की आए बाएं शाएं ने अस्करी हलकों को भी मामले पर बात करने पर मजबूर कर दिया। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को जल्द से जल्द मामला हल करने की तजवीज़ दी तो हर जानिब खलबली मच गई। TOR कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे कि वज़ीर-ए-आज़म को दिल के आर्जे के बायस लंदन जाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म दिल के आर्जे से तो जल्द जान छुड़ाते नजर आते हैं, मगर दाखिली सियासत में हुकूमत को लाहक पनामा लीक्स के खतरनाक मर्ज से जल्द छुटकारा मुमकिन नहीं हुआ। नई पेशरफ्त यह है कि मंगल के रोज GHQ में होने वाली सिविल मिलिट्री हुकाम की मुलाकात में सिक्योरिटी मामला ज़ेरे बहस आए, जिससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद फिर से पैदा हुई। मगर यह अपनी तर्ज का अनोखा इजलास था जिसमें शिरकत के लिए टॉप सिविलियन क़यादत को मुल्की सलामती में दरपेश मामलात पर बातचीत के लिए GHQ आना पड़ा। एक तरफ तो ये सिविल मिलिट्री हुकाम में ताल्लुकात की बेहतरी की नवीद थी तो दूसरी तरफ ताकत के मरकज में तब्दीली का वाज़ेह इशारा। और एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि महंगाई बहरान और बिजली बहरान खत्म करने में हुकूमत अपने दावों में नाकाम क्यों रही।
जी वेलकम बैक। जब से रमजान शुरू हुआ है कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में लोग बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने पे ना निकले हों। रमजान के आगाज में ही हुकूमत ने एक अच्छी खबर सुनाई थी, एक अच्छी नीयत की थी कि सहरी और इफ्तारी में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन हुकूमती दावों के बरक्स अभी भी मुल्क के बहुत से शहरों में, जिनमें छोटे बड़े तमाम शहर शामिल थे, बशमूल कराची के सहरी में और इफ्तारी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क में लोड शेडिंग की, बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, देखिएगा। रोजे और वो भी गर्मियों के रोजे, सख्त नहीं बेहद सख्त। 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत। ऊपर से सितम ये कि लोड शेडिंग के नाम पर देहातों में 18 घंटों की लोड शेडिंग। 5000 मेगावाट के शॉर्टफॉल ने गर्मियों में रोजेदारों की चीखें निकलवा दी हैं। क्या लाहौर, क्या कराची, क्या कोयटा, क्या पेशावर, हर तरफ बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस सूरज कहर ढाता महसूस हो रहा है। सहरो अफ्तार के दरमियान रोजेदारों को सहूलत फराहम करने के ऐलानात अच्छे तो हैं, मगर ये उस वक्त तक आसानी फराहम करने में नाकाम रहेंगे जब तक वापटा हुकाम बिजली की फराहमी के लिए मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात नहीं करते। अगर यही सूरत हाल रही तो फीडर ट्रिप हो जाने के बायस अवाम लोड शेडिंग के अजाब झेलने पर मजबूर होंगे और ट्रांसमिशन लाइन्स किसी भी वक्त धोखा देकर हुकूमत की जानिब से अवाम को सहूलत फराहमी के अज़्म को डगमगाती रहेंगी। मुल्क भर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है ये तो आपने देखी, और अब एक नजर डाल लीजिए कि अवाम सहरी और इफ्तारी में लोड शेडिंग पर क्या कहते हैं। बहुत बुरा हाल है, अफ्तारी के वक्त भी चली जाती है, सहरी के वक्त भी चली जाती है। कम अज़ कम इतना हुकूमत को देखना चाहिए कि अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बरकत वाला महीना है और इसमें हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम ये लोड शेडिंग मत करे। ना लोड शेडिंग का इंतहा किया, रात को नींद तक नहीं आती, बच्चे उठ के बैठ जाते हैं कि क्या करें, कहाँ से कह रहे हो। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जो वादे किए थे कि सहरी और अफ्तारी में हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे, उनके सारे वादे हमेशा की तरह धरे के धरे रह गए हैं। अवाम की बात तो आपने सुन ली। इसी के साथ आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पे एक ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें मीडिया के नुमाइंदे भी शरीक थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक थे, डिप्लोमैट्स भी शरीक थे और दीगर सिविल सोसाइटी के अफराद समेत तमाम तबकात फ़िक्र के लोग शरीक थे। और हुकूमत ने उनके सामने अपनी 3 साल की कारकर्दगी भी रखी, जिसमें डेफिनेटली तवानाई के मनसूबों के हवाले से भी बात की गई और उसमें लिखा गया कि 2018 के आखिर तक लोड शेडिंग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। ये वो दावे हैं, ये वो वादे हैं जो कि हुकूमत अपनी जो कि नून लीग अपनी सियासी कैंपेन, अपनी इलेक्शन कैंपेन के आगाज से करती चली आ रही है। लेकिन बावजूद इन दावों के, बावजूद इन वादों के, अब तक की सूरत हाल ये है कि सहरी और इफ्तारी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है और मुख्तलिफ शहरों में अवाम मुसलसल एहतजाज पर निकले हुए हैं। आपने लोगों की बात भी सुनी। फैसलाबाद में अब से कुछ देर पहले इफ्तारी के वक्त पर एहतजाज हुआ है। कराची में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जहां पर रोजाना मुख्तलिफ इलाकों के लोग एहतजाज कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद विफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली हमारे साथ मौजूद होंगे इस अहम इशू पर बात करने के लिए। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली यूनुस ढाका साहब। उनसे सवाल करेंगे कि हुकूमती दावों के बरक्स सहरी और इफ्तार में खासतौर पर लोड शेडिंग क्यों बढ़ती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस ढाका साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये फरमाइएगा कि हुकूमती दावों के बरक्स अवाम सड़कों पर निकले हैं, सहरी इफ्तारी में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर एहतजाज कर रहे हैं, खासतौर पर कराची की सूरत हाल बहुत बुरी है, ऐसा क्यों है सर? देखिए जी, कराची की जब आप बात करेंगे तो कराची आपको पता है प्राइवेटाइज्ड एक कंपनी कराची के इलेक्ट्रिक के पास है और वो उसको मैनेज करती है। जहां तक हुकूमत ने दावा किया तो हुकूमत ने अपनी बाकी 10 कंपनियां जो कराची के अलावा बाकी पाकिस्तान में बिजली फराहम करती हैं, उन्होंने सहरी और इफ्तार में जैसे कि हमने बताया उसको शेयर भी किया हमने कि 95% अर्बन और 80-85% रूरल एरियाज में हमने जीरो लोड शेडिंग करके दिखाई। 3 सहरियां 3 इफ्तार हो चुके हैं और आवाम इसको बिल्कुल समझ रहे हैं। लेकिन एक बात, जब आप लोड शेडिंग की बात करते हैं तो लोड शेडिंग और फॉल्ट्स में फर्क है।
फॉल्ट आ सकते हैं, उसका कोई भी दावा नहीं कर सकता कि हमारे 2 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, 2 करोड़ जो हमारे कनेक्शन है उसमें कहीं पे फॉल्ट नहीं आएगा। वहाँ पे जरूर फॉल्ट आते हैं और फॉल्ट को दूर करने के लिए हमने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है अपनी मिनिस्ट्री में और हम उन फॉल्ट को वक्त पे बिल्कुल बर वक्त उसको ठीक किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी पानी और बिजली हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो रही, खासतौर पे सहरी और इफ्तार में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं, फॉल्ट्स के मसाइल जरूर हो सकते हैं। लॉ प्रपोज किया था, तजवीज़ किया था कि जहाँ गैरत का कत्ल हो, ऑनर का कत्ल हो, जलने जलाने का कत्ल हो, वहाँ मसलियत और माफ़ी ना हो सके। अब एक बहुत हसास और बहुत अहम इशू पर हमें बात करनी है और बात है पाकिस्तान में गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल के हवाले से। आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुअज़्ज़िज़ रुकन शीरीन मसारी साहिबा के बारे में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ नामुनासिब कलिमात कहे तो किस तरह से पूरी पार्लियामेंट मुत्तहिद हो गई और वफाकी वज़ीर साहब को आज मुआफ़ी मांगनी पड़ी। तौक़ीर निस्वां के मामले पर पार्लियामेंट मुत्तहिद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में गैरत के नाम पे खवातीन को कत्ल करने के खिलाफ कानून साजी के लिए यही पार्लियामेंट मुत्तहिद क्यों नहीं हो पा रही? रुकावटें क्या हैं? क्योंकि पाकिस्तान में फिगर्स बहुत तशवीशनाक हैं। 2013 में 870 खवातीन गैरत के नाम पे कत्ल हुई थी, 2014 में 1000 और 2015 में ये फिगर बढ़ के 1100 हो गया था। यही सवाल लेके चलेंगे हम मारूफ माहिर कानून जनाब सलमान अकरम राजा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सलमान अकरम राजा साहब, और रहनुमाई फरमाइएगा कि गैरत के नाम पे कत्ल के खिलाफ कानून साजी क्यों नहीं हो सकी अभी तक पाकिस्तान में? देखिए, आज से तकरीबन 2 माह पहले एक बहुत अच्छा कानून जिसको हुकूमत की तायीद भी हासिल थी, जिसमें जो नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन है, कौमी इदारा तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के हवाले से, उनकी भी उसमें मुशावरत शामिल थी और एक कानून था जिसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाना था और ये पूरी उम्मीद थी कि यह कानून पास हो जाएगा। और उस कानून में जो सबसे अहम शक थी वो ये थी कि जज के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सुलहनामा या माफ़ीनामे की बुनियाद पर मुजरिम को, जिसने बज़ाहिर गैरत के नाम पर कत्ल किया हो, जैसा कि अब हमारे सामने जो एक अंदोनाक वाक़या है उसमें बात जाहिर है, ऐसी सूरत में किसी किस्म की माफ़ी, किसी किस्म की सुलह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और सज़ा जो कानून में दी गई है वो पूरी सज़ा अदालत पे देना वाजिब होना चाहिए। ये कानून पार्लियामेंट के सामने रखा जाना था, लेकिन आखिरी लम्हे ये बात सामने आई कि हमारी बाज़ मजहबी जमातें जो हैं, बिलखुसूस JUI, उनकी तरफ से शदीद मुज़ाहमत थी उस कानून के हवाले से, और ये कहा गया कि ऐसा कानून उनकी दानिस्त के मुताबिक शरीयत के मुनाफी है, शरीयत ये हक देती है सुलह का, माफ़ी का, ऐसा कानून पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती। और उनकी तरफ से इशारा आया कि अगर ऐसा कानून पार्लियामेंट के सामने रखा गया तो वो न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर उसकी मुज़ाहमत करेंगे बल्कि दीगर उमूर पे भी हुकूमत के साथ ताउन करने से इनकार कर देंगे। इस वजह से बज़ाहिर ये कानून पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं किया गया और आज ये सूरत हाल है कि जज के पास ये सवाबदीद मौजूद है कि अगर कत्ल होने वाली और कत्ल करने वाली के वरसा आकर ये कहें कि हमने माफ कर दिया, तो उस सूरत में सजाए मौत देना जो हतमी सजा है वो बहुत मुश्किल अमर है और अदालत फिर ये देखेगी कि क्या वाकया। लेकिन सलमान साहब, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले अभी आदाद शुमार रखे कि 2013 में 870 खवातीन गैरत के नाम पे कत्ल हुई, 2014 में 1000, 2015 में 1100 और आज ही का वाकया है कि कुछ देर पहले कसूर से खबर आई है कि वहां पर भी गैरत के नाम पे एक खातून को तेल छिड़क के आग लगा दी गई है। तो पार्लियामेंट का किरदार ऐसे में क्या बनता है? आपने भी खबर सुनी होगी कि तौकीर निस्वां के मामले पे पार्लियामेंट मुत्तहिद हो गई, लेकिन गैरत के नाम पे कत्ल के खिलाफ कानून साजी के लिए कैसे मुत्तहिद हो सकती है पार्लियामेंट? देखिए, मुत्तहिद ना भी हो तो मैं समझता हूं वो जमातें जो कानून साजी करना चाहती हैं, PMLN हुई, पीपल्स पार्टी हुई, कम से कम ये जमातें तो इकट्ठी होकर कानून साजी कर सकती हैं।
JUI और दीगर जमातों के बारे में कुछ इबाम है कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, लेकिन ये दो बड़ी जमातें जो हैं इनको बिल्कुल भरपूर कोशिश करनी चाहिए और पार्लियामेंट में इस कानून को पास करना चाहिए। जब तक ये कानून पास नहीं होगा, कत्ल करने वाले के जहन में यह रहेगा कि शायद कल को मैं बच जाऊंगा, हतमी सजा तो मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मरने वाली के जो वरसा हैं वो मेरे ही बेटे हैं या मेरा शौहर है, वो मुझे माफ कर देंगे और उस सूरत में अदालत जो है वो कासिर होगी हतमी सजा देने के हवाले से। फसाद फिल अर्ज का एक हमारे कानून में तसव्वुर मौजूद है कि सुलह के बावजूद अदालत अगर ये समझे कि कत्ल इस नौयत का था कि उससे जमीन पर फसाद की फिजा पैदा हुई है तो सजा दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा यह है कि ऐसी सजा नहीं दी जाती। फसाद फिल अर्ज का मामला जो है वो एक तवील बहस की नजर हो जाता है और मामला उलझ जाता है। लिहाजा वाज़े कानून साजी की जरूरत है और वो जमातें जो एलानिया इस कानून के हक में हैं उनको अब आगे बढ़कर यह कानून साजी करना चाहिए, खा मजहबी जमातों की तरफ से उनको मुखालफत का सामना क्यों ना हो। अब सलमान साहब, वाज़े कानून साजी की तो डेफिनेटली जरूरत है और इसीलिए आज हम ये डिबेट भी इनिशिएट कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी, सेनेट में भी आज इसके बारे में बहस हुई है और पार्लियामेंटेरियंस ने भी इसके बारे में अपनी राय दी है। लेकिन आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून साजी है वो शरई कवानीन से डिराइव करती है अपने आप को, और डेफिनेटली जहां पे शरई कवानीन की तशरीह हो तो वहां पे मजहबी जमातों का किरदार बहुत अहम हो जाता है पाकिस्तान में। तो ऐसे में शरई कवानीन को सामने रखते हुए पाकिस्तान के कवानीन में क्या सुकम है या क्या आसानियां निकल सकती हैं? देखिए, शरई कवानीन हमारे रास्ते में हायल नहीं है। पार्लियामेंट ही ने फैसला करना है कि शरीयत की किस तावील को कानून में ढालना है। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये फैसला करें कि शरीयत रास्ते में हायल नहीं है, शरीयत की वो तशरीह वो माने जिसको हम समझते हैं कि सही है और जो गैरत के कत्ल की हिमायत नहीं करती, तो कोई वजह नहीं कि यह कानून साजी ना हो सके। JUI कहती रहे जो वो कहती है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कहती रहे जो वो कहती है, पार्लियामेंट उन सब पे हावी है और वो जमातें जो इसको गलत समझती हैं उनको अब आगे बढ़कर यह कानून साजी करना चाहिए। ना काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ना JUI रास्ते में। लेकिन सलमान कमराला साहब, क्योंकि JUI पे अवाम की, चाहे वो जो भी सेक्शन है, लेकिन बहरहाल वो अवाम की नुमाइंदा जमात है, फिर वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, सो बहुत सी सियासी मजबूरियां इसमें डेफिनेटली हाइल हो सकती हैं। वो सियासी मजबूरियां कैसे दूर की जा सकती हैं? और ये फरमाए कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल आखिरकार एक रियासती इदारा तो है, क्या आप भी समझते हैं कि उसे एबॉलिश कर देना चाहिए? देखिए, एबॉलिश हो या ना हो, उसका जो किरदार है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का वो सिर्फ इस हद तक है कि वो अपनी राय दें और बड़ी वजाहत से हमारे आइन में लिखा है कि उस राय को मानना पार्लियामेंट पर वाजिब नहीं है। लिहाजा वो अपनी राय देते रहें, लेकिन उसमें भी हम बतदरीज बेहतरी ला सकते हैं। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में जिस किस्म के लोग मुकर्रर किए गए हैं उनमें यकीनन बेहतरी लाने की जरूरत है, लेकिन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कभी भी हमारी पार्लियामेंट के रास्ते में हायल नहीं हुई। जहां तक बात सियासी मजबूरी का है तो फिर ये जमातें फैसला करें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, क्या उन्होंने सियासत करनी है गैरत पे, इस किस्म के अंदोनाक वाकयात के ऊपर सियासत तामीर करनी है। जो आदाद शुमार आपने दिए कि हजारों ऐसे वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारी, और ये सिर्फ वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, ये सिर्फ वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, जो कि अभी रिपोर्ट नहीं हुए, रजिस्टर नहीं हुए, उनकी तादाद तो कई हजारों हो सकती है मजीद। जी बिल्कुल रीता, मैं ये समझता हूं कि ये कोई अब ये सियासी मसलहत का मामला नहीं रहा। ये मामला इतना वाज़ेह है और इतना अफसोसनाक है और हमारे लिए बाइस शर्म है और इंसानियत की तजलील है कि हमें आगे बढ़कर अब कानून साजी करना है और किसी भी मसलहत को आड़े नहीं आने देना। अब लेकिन सेनेट में तो आज इसके बारे में बहस हुई है और सेनेट में चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो इस वक्त तासुर ये मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी तो राजी है कानून साजी के लिए, तो फिर मामला जो है, जो बॉल है, वो नून लीग के कोर्ट में आ जाती है, आप समझते हैं? जी बज़ाहिर सेनेट में तो ऐसा ही है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हों इस मामले पर तो सेनेट में तो कोई मुश्किल नहीं पेश आना चाहिए। इसी तरह नेशनल असेंबली में तो और भी मामला वाज़ेह है, मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत है
और वहां भी कानून साजी में कोई मुश्किल दरपेश नहीं होना चाहिए। अब बाकी मसलहतें अगर सामने आती हैं, अगर छोटी जमातों के साथ हमारी बड़ी जमातें किसी और मामले पे ताउन चाहती हैं और उस मामले की खातिर इस मामले को कुर्बान कर देती हैं, तो ये फिर एक सियासी फैसला है, इसमें शरीयत का या किसी किस्म की बंदिश का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ऐसे में वकला का और सिविल सोसाइटी का किरदार क्या होना चाहिए सलमान साहब? देखिए, किरदार सिविल सोसाइटी का, वकला का वही होना चाहिए जो किरदार आप और मैं इस वक्त अदा कर रही हैं। हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए, हमें अपनी जमातों से ये मुतालबा करना चाहिए कि इस गैर इंसानी फेल के हवाले से वाज़ेह कानून साजी की जाए और किसी भी मसलहत को सामने ना रखा जाए। और उसके जो मौजूदा कवानीन हैं सलमान साहब, जरा वाज़ेह कर दीजिएगा कि क्या वो गैरत के नाम पर कत्ल को केटर करते हैं, क्या वो उसे एड्रेस करते हैं या कतई तौर पे एड्रेस नहीं करते? देखिए, करते हैं। 2004 में एक तरमीम आई थी हमारे फौजदारी कवानीन में, PPC में, लेकिन उस तरमीम के बावजूद हमने ये देखा कि अब ये 10-12 साल का अरसा गुजर गया है, वो तरमीम मौसर साबित नहीं हुई। हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि गैरत के नाम पे जो कत्ल होगा वहां सजा कम अज कम कितनी होगी, लेकिन हमारी अदालतों ने उस तरमीम को एक दूसरे कानून के साथ मिलाकर पढ़ा है, दूसरी शिकों के साथ मिलाकर पढ़ा है, जहां वरसा को माफ करने की ताकत दी गई है। और जब दोनों चीजों को मिलाकर पढ़ा गया है तो माफ करने की या सुलह की जो ताकत है वो हावी हो गई है। इसीलिए जरूरी है कि अब वाज़ेह कानून साजी हो और ये बात खुलकर कानून में लिखी जाए कि जहां गैरत के नाम पे कत्ल साबित हो जाए वहां सुलह और माफी का कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब इसी से एक सवाल उठता है, जो जीनत का कत्ल है जो कि उसकी वालिदा ने किया है, इस केस का कानूनी अंजाम आप क्या देखते हैं? अगर जीनत का वालिद माफ कर देता है जीनत की वालिदा को तो क्या माफी तस्वुर होगी, और अगर जीनत का शौहर माफ नहीं करता तो फिर सूरत हाल कानूनी तौर पर क्या होगी? देखिए, हमारे यहाँ ये होता रहा है कि अगर वरसा में से कुछ माफ कर दें तो फिर जो हतमी सजा है, जो बड़ी सजा है, सजाए मौत, वो नहीं दी जाती रही। अगरचे हमारे कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि अदालत फिर भी कहे कि यह मामला फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है, ये ऐसा वाकया था कि तमाम माशरे में सरासीमगी फैल गई है, एक फसाद की फिजा बर्पा हो गई है, लिहाजा माफी को नजरअंदाज करते हुए फिर भी हतमी सजा, सजाए मौत दी जा सकती है। लेकिन आम तौर पे जैसा कि मैंने अर्ज किया ऐसा नहीं होता और इसीलिए कानून साजी का मुतालबा किया जा रहा है। अब यहाँ अदालत चाहे तो कह सकती है कि जिस अंदाज में यह कत्ल हुआ वो इतना अंदोनाक है, इतना भयानक है कि यहाँ माफी को खातिर में नहीं लाया जाएगा, ये कत्ल फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है और माफी अगर लड़की का, मकतूला का बाप मकतूला की माँ को माफ कर भी देता है तो उसके बावजूद अदालत जो है बड़ी सजा दे सकती है। लेकिन ये अदालत की सवाबदीद है। अब इसीलिए हम ये कहते हैं कि ऐसा मामला अदालत की सवाबदीद पर नहीं होना चाहिए, ऐसे मामले के हवाले से वाज़ेह कानून होना चाहिए जो मामले को अदालत की सवाबदीद पर ना छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून सलमान अकरम नारा साहब हमसे बात कर रहे थे और बहुत तफसील के साथ गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करने के खिलाफ कानून साजी की जरूरत क्या है उससे हमें आगाह कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।